बजट 2020 आज 1 फरवरी है और आज बजट पेश हुआ है। उसके बहुत सारे आयाम हैं। उसमें जो एजुकेशन का बजट है उसको लेके हम यहाँ इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक अम्बरीश राय जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानूंगा कि कितना अभी जो आपकी जो उम्मीदें थीं उस पे कितनी खरी उतरी है ये सरकार, और जो न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है उस दिशा में कितना आगे बढ़ी है। पहले तो आपका स्वागत है अम्बरीश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हिम्मत सिंह जी। और पहली बात तो ये है कि निर्मला सीतारमण ने आज एक बड़ा लंबा भाषण दिया बजट के सिलसिले में। 2 घंटे 30 मिनट का भाषण था उनका। उन्होंने शिक्षा के सवाल पर बोलते समय जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया। और पिछली बार भी मुझे याद है कि जब बजट भाषण उन्होंने दिया था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए शिक्षा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। इस बार फिर उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया और ये कहा कि उसके जरिए हम शिक्षा में को रिवैम्प करेंगे। तो लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को का जिक्र तो उन्होंने किया, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो रिकमेंडेशंस की हैं उसको लागू करने के लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है, जो एडुकेट फंड्स चाहिए, उसका कहीं कोई उनके बजट में कहीं रिफ्लेक्शन उसका दिख नहीं रहा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और उसमें प्री प्राइमरी के बच्चों को लाया जाए, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चों को शामिल किया जाए। मतलब 3 साल से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दायरे में लाना है। अब ये रिकमेंडेशन अगर लागू करना होगा तो बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आरटीई एक्ट जो केवल 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, उसको लागू करने में 10 साल गुजर गए उसके, और उसको लागू करने के लिए हम आवश्यक पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 12.7% है। मैंने आप समझिए कि 1.5 मिलियन स्कूल, 15 लाख स्कूलों में केवल 12.7% स्कूलों में आरटीई के प्रोविजंस लागू हुए हैं। और अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया गया तो आपको प्री प्राइमरी के बच्चों को लाना है तो उनके लिए आपको प्रोटेक्शन के अरेंजमेंट करने हैं, न्यूट्रिशन के अरेंजमेंट करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, टीचर्स आपको लाने हैं। मैं थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ कि प्री बजट कंसल्टेशन होता है। तो उसमें आप लोगों ने किस तरह की बातें रखी थी? हमने तो यही बात उठाई थी कि भाई 6% जीडीपी जो नेशनल कमिटमेंट है उसकी तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए और उस हिसाब से वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन 6% का तो जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। अपने भाषण में स्कूल एजुकेशन का भी जिक्र नहीं किया, हायर एजुकेशन की बात उन्होंने की। ज़्यादा फोकस था वो पीपीपी मॉडल शिक्षा में लाने का, मतलब कुल मिलाकर प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ तक कि क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए वो ऑनलाइन कोर्सेज का जिक्र उन्होंने किया है। तो इसलिए जो बजट में जो सब्सटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज दिखाई नहीं दिया। अब उन्होंने कहा है कि शिक्षा पर वो 99,300 करोड़ खर्चा करेंगे और ये 99,300 करोड़ जो है पिछली बार से करीब 4,000 करोड़ इन्होंने बढ़ाया है। तो 4,000 करोड़ अगर आप रिसेशन देखिए, मंदी को देखिए, इन्फ्लेशन को देखिए, फिस्कल डेफिसिट को देखिए, तो ये सब देखते हुए 4,000 करोड़ तो कुछ होता नहीं है। शिक्षा, पूरे शिक्षा पर, इंटायर एजुकेशन पर, मतलब ये कि हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, जो कुछ भी टीचर ट्रेनिंग, क्वालिटी एजुकेशन कुछ भी है, उस सब के लिए आपने सिर्फ 4,000 करोड़ इस स्लो डाउन के में आपने दिया है। तो ये कोई इंक्रीज नहीं है कि तो काफ़ी पिछड़ा, शिक्षा हमेशा अंडर फंडेड है। आप समझ रहे हैं कि वो प्रायोरिटी में है ही नहीं सरकार के, इसलिए उसमें बहुत ही उसका बुरा हाल है। नहीं, तो एक चीज़ और है कि इधर देखने में आया 4-5 सालों में कि करीब 1-1.5 लाख स्कूल बंद कर दिए गए।
तो एक तो वो बंद कर दिए गए, उनको फिर से चालू करना या उनकी जगह पे नया स्कूल बनाना, इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम है क्या इनके पास? नहीं, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था कि अगर इसमें वो पैसे डालते तो इससे उनकी इकोनॉमी में भी काफ़ी बदलाव होता, काफ़ी मजबूती मिलती। जैसे आप देखिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चे, करोड़ों बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उन बच्चों को अगर लाया जाए, और कानून कहता है कि बच्चों के नज़दीक में स्कूल दिया जाए, तो अगर स्कूल बनाने का काम शुरू हो और सारे बच्चों को स्कूल में लाना है और ड्रॉप आउट को भी रोकना है, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन में ट्रांजिशन नहीं होता है और 30% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सेकेंडरी स्कूल्स बहुत कम है, इसलिए 8वीं के बाद बच्चे 9वीं में दाखिला नहीं ले पाते हैं। अगर आप सारे बच्चों को स्कूल में लाने और उनको 12वीं तक शिक्षा पूरी कराने का ये राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित कर दें और इसके लिए पैसे डालें, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उससे डिमांड क्रिएट होगी, उससे रोजगार लोगों को मिलेगा, वो रोजगार में जो पैसे मिलेंगे वो पैसे लोग बाजार में खर्च करेंगे, और बाजार में खर्च करेंगे तो फिर वो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और इस तरह से इकोनॉमी का सर्किल चल पड़ेगा। जैसे एक ये बात है कि स्कूल बनाना और लोगों को रोजगार देना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, दूसरा ये है कि 10 लाख टीचर्स के पोस्ट खाली है जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग में 10 लाख टीचर पोस्ट खाली है, और अगर वो 10 लाख टीचर पोस्ट भरे जाएं तो 10 लाख लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, और अगर ये नई एजुकेशन पॉलिसी जिसका वित्त मंत्री ने जिक्र किया, अगर इसको भी लागू कर दीजिएगा तो ये तो और ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि कम से कम 3 गुना ज़्यादा टीचर्स की जो खाली है उससे 3 गुना ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितने लोगों को आप शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार दे सकते हैं, और शिक्षा देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना निभा सकता है। तो ये जो बजट, पूरा ओवरऑल जो बजट है, वो बजट इस स्लो डाउन से बाहर देश को निकालने वाला बजट नहीं दिखाई दिया। न रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाए जा रहे हैं दिखाई दे रहा है, न तो फिर आप जॉब क्रिएशन पर, रोजगार का तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने, रोजगार पर आपने, और स्वास्थ्य पर भी आपने कहा 69,000 करोड़ देंगे। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं आपने आयुष्मान भारत को लेकर की, लेकिन अगर उस आयुष्मान भारत में के कवरेज में लोगों को लाना है तो 69,000 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। ये जीडीपी का 1.4% के करीब होता है, जबकि लगातार मांग रही है कि 6% शिक्षा पर और 5% स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए। कम से कम शिक्षित और स्वस्थ भारत रहेगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप इन दोनों को ही किनारे कर दिया आपने। और जॉब का तो, रोजगार का तो आप जानते हैं कि देश में 45 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी की दर कभी रही नहीं है, 8%। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी जो अभी बजट में सुन रहा था, बहुत लोग कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कि खर्च जो उनका पैसा मिलेगा तो मतलब कंज्यूम करेंगे तो मार्केट, ये क्या है? वेयर हाउसेज बनाने की बात किया है, वेयर हाउसेज बनाने की बात किया है। ये सारा काम तो सरकार को करना चाहिए, और ये जो पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। अगर रूरल एरियाज में प्रोक्योरमेंट के लिए वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे तो किसी प्राइवेट कंपनी को आप इसमें इन्वॉल्व कर देंगे और ये पैसा उनको दे देंगे और वो इसको बनाने का काम करेंगे। आप बार बार प्राइवेट सेक्टर को पैसे दे रहे हैं, कारपोरेट टैक्स में छूट दे रहे हैं, कारपोरेट्स को मदद कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी यही हुआ कि जब इकोनॉमी इतना ग्रोथ रेट बढ़ गई, आपको मालूम है कि 4.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कभी रही नहीं, इतनी रही नहीं। हम 8% और 8.5% के ग्रोथ रेट पर पहुंच गए थे, और वहां से गिर के हम 4.5% के ग्रोथ रेट पर पहुंच गए। और है कि अभी ये बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नामक जो एक कीड़ा है उसको शायद हटाने के लिए इस बार बड़ी मुहिम तेज की गई है निर्मला सीतारमण की ओर से। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भ्रष्टाचार वगैरह का तो भ्रष्टाचार तो चल रहा है, अभी भी भ्रष्टाचार तो कहीं खत्म हुआ दिखाई नहीं देता है। नीचे भी भ्रष्टाचार है, ऊपर भी भ्रष्टाचार है। हाँ, अब पहले जैसा भ्रष्टाचार नहीं है, अब बहुत डिजिटलाइज्ड भ्रष्टाचार हो गया है। अच्छा, बड़ा हो गया है। हाँ, बैंकों में देखिए बुरा हाल है, बैंकों में कोई पैसा नहीं रखना चाहता है। इन्होंने इसीलिए इस बार थोड़ा इनकम टैक्स
टैक्स के स्लैब में छूट दिया है कि लोग अपना पैसा बैंकों में, या ये कहा कि 1 लाख नहीं हम 5 लाख तक बैंकों में जो जमा पूंजी है उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। वो इसीलिए कहा है कि लोग अपना पैसा बैंकों में डालें, क्योंकि बैंकों में पैसे नहीं है। लोगों को बैंक सिस्टम से भरोसा उठ गया है, क्योंकि बहुत सारा बैंकों का पैसा इनके चहेते उद्योगपति लेके चले गए और उन्होंने वापस नहीं किया और सारा एनपीए में डालना पड़ा। तो इसलिए बैंकिंग इकोनॉमी के बारे में कुछ छूट इन्होंने दिया है। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और ये सब कहीं कुछ नहीं है। बेसिक बात ये है कि आपको किसी भी तरह से डिमांड क्रिएट करनी होगी, डिमांड बढ़ानी होगी इकोनॉमी में, क्योंकि आपके जितने सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये सब जगह स्लो डाउन चल रहा है। सब लोग घबराए हुए हैं, सारे लोग परेशान हैं क्यों, और प्रोडक्टिविटी घट रही है। अभी 700 जीडी वो घटा है, क्या बोलते हैं उनका शेयर मार्केट 700 डाउन हुआ है, इस बार डाउन हुआ है। और दूसरा ये देखिए कि कितने लोग नौकरियों से निकाले गए। कहाँ ये सरकार इस वायदे पर आई थी कि ये करोड़ों लोगों को रोजगार देगी, कहाँ ये सरकार करोड़ों लोगों का जॉब लॉस हो रहा है, करोड़ों लोगों की सरकार जा रही है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया वित्त मंत्री ने। और इस तरह से मैं अंत में यही कहूंगा आपसे कि ये बहुत ही निराशाजनक, लंबा भाषण देने से कोई बजट अच्छा नहीं होता है। बजट में तो साधारण सी बात थी कि बजट में आप ये बताते कि क्या आपका विजन है देश के विकास का, लोगों की इनकम बढ़ाने का, लोगों की रोजी रोटी, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाने का आपके पास क्या जो है विजन है आपके पास, लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी के क्या आपके पास इंतजाम है, उसके लिए आप कहाँ किस मद में कितना पैसा लगाने जा रहे हैं और उस पैसे को आप कहाँ से लाएंगे, ये बात बजट में बतानी थी, ये बात बतानी थी बजट में। लेकिन आपने इन सब बातों पर बात ही नहीं किया। एक रिटोरिक, एक बहुत ही डेमागोगी टाइप का एक भाषण कर दिया 2 घंटे का। तो ये भाषण था, ये कोई बजट, कंक्रीट बजट प्रेजेंटेशन नहीं था जिससे देश की जनता ये जान सके कि आने वाले साल में उसको कैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी और सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। एक और छोटा सवाल है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उन्होंने बड़ा अहम वो माना है। कह रहे हैं कि 94.83% लड़कियों का दाखिला हुआ, बढ़ गया, मतलब इतना ज़्यादा हो गया, लड़कों से भी ज़्यादा। ये देखिए, ये सब गलत बातें हैं। इस तरह की झूठ या अफवाह फैलाने से कुछ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई योगदान नहीं है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया और उस समय जब इसको लेकर के पूरे देश में अभियान चला और लोगों को लगा कि एक ऐसा कानून देश में आ गया है जिसमें सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और फ्री मिलेगी और उसमें सारी चीज़ें फ्री होंगी, बैरियर फ्री होगा, तो उस समय ये जो अवेयरनेस बढ़ी, पूरे देश में एक चेतना बढ़ गई, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया और ख़ास तौर से बेटियों को लोगों ने भेजना शुरू किया। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला नहीं है। मामला ये है कि देखिए, जैसे वो कह रही हैं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का एडमिशन हो गया। अरे भाई, लड़कों को आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने बहुत सारा जो है बहुत लोग लड़कों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और लड़कियों को केवल दाखिला कराते हैं सरकारी स्कूलों में। इस तरह से भी लड़कियों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा के प्रति हमारे देश में चेतना बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है। सभी लोग समझ रहे हैं कि अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, और बेटियों को वो समझते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि बेटियां पढ़ें, बल्कि इसलिए लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है और वो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चियों को। हालांकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने का इस सरकार को अधिकार नहीं है, क्योंकि बेटियों पर बहुत हमले हुए हैं इस दौर में, वायलेंस बढ़ा है इस दौर में, महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और ये क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो है उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो इसलिए ये बातें तो, और लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात उन्होंने किया, लेकिन ये बताया नहीं कि कितना पैसा उसके लिए देंगी वो, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर किस तरह का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। तो ये थे अमरीश राय जी, इन्होंने बड़े बेबाकी से खास करके जो एजुकेशन का मसला है, इसके अलावा भी और भी जो बजट के जो प्रावधान है उस पर अपनी बात रखी है। आज आरटी फोरम के ऑफिस से मैं हिम्मत सिंह वेन्ने के लिए।